जैसे कि पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को अडोबी InDesign के अंदर टेक्स्ट को क्रिएट करना और मॉडिफाई करना और फॉर्मेट करना सिखाया, उसी तरह इस लेसन के अंदर हम लोग इमेजेस के ऊपर बात करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि हम अडोबी InDesign के अंदर इमेजेस को किस तरह से प्लेस कर सकते हैं और इमेजेस के लिए हम फ्रेम्स किस तरह से क्रिएट करेंगे और उनको मॉडिफाई किस तरह से करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि हम इमेजेस को लिंक किस तरह से करते हैं और इसके अलावा टेक्स्ट रैप का एक और फीचर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलें चलते हैं अडोबी InDesign की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं InDesign को। अच्छा जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हम लोग टूल बार के अंदर जाके ये हमारे पास जो एक टूल है इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। रेक्टेंगल फ्रेम टूल और एलिप्स फ्रेम टूल और इसके अलावा पॉलीगॉन फ्रेम टूल। अच्छा, ये बेसिकली वो फ्रेम टूल है जिसकी मदद से हम इमेजेस को InDesign के अंदर प्लेस करते हैं। अब ये मैंने एक इमेज के लिए एक फ्रेम ले लिया है, इसके ऊपर आपको एक क्रॉस बना हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, बेसिकली सेम वही प्रोसीजर है जिसकी मदद से हमने InDesign में टेक्स्ट को प्लेस किया था, सेम उसी प्रोसीजर से हम लोग इमेज को भी InDesign के अंदर प्लेस कर सकते हैं। फाइल में जाके अगर आप प्लेस के बटन को क्लिक करें तो इस तरह से भी, और कंट्रोल D को प्रेस करके भी यहाँ पे मेरे पास एक ही इमेज पड़ा हुआ है। इस इमेज को मैं ओपन करता हूँ और ये देखें, ये इमेज जो है ये मेरे पास यहाँ पे इस बॉक्स में आ गया। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे एक मसला आ रहा है कि मेरा जो फ्रेम है वो छोटा है और जबकि मेरा जो इमेज है वो बड़ा है। अगर मैं इसको यहाँ सेंटर से इसको मैं होल्ड करूँ और इसको मैं मूव करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मेरा इमेज जो है वो काफ़ी बड़ा है और जबकि फ्रेम जो है वो मेरा छोटा है, तो मेरा इमेज प्रॉपरली फिट इन नहीं हो पाया इस फ्रेम के अंदर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं जी, हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है फिटिंग की। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि फिल फ्रेम प्रोपोर्शनेटली। इसकी मदद से जो फ्रेम है वो प्रोपोर्शनेटली फिल हो जाएगा। और ये देखें, ये जो मेरा इमेज था जो मैं लाना चाह रहा था, प्लेस करना चाह रहा था अपने इस फ्रेम में, वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया। मैं कंट्रोल ही करता हूँ और दोबारा यहाँ पे जाके आपको एक आधी और ऑप्शन बताता हूँ। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। बेसिकली ये ऑप्शंस इसी मकसद के लिए हैं कि हम अपने इमेज को अपने फ्रेम के अकॉर्डिंगली या अपने फ्रेम को अपने इमेज के अकॉर्डिंगली किस तरह से फिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, फिट कंटेंट टू फ्रेम है और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे फिटिंग के अंदर ऑप्शन मौजूद है फिट फ्रेम टू कंटेंट। अब ये फ्रेम टू कंटेंट किया तो ये देखें, क्योंकि कंटेंट बहुत बड़ा है, इमेज बहुत बड़ा है, तो वो फ्रेम उसके साइज के अकॉर्डिंगली चला गया, लेकिन इमेज हमारे पेज से बाहर चला गया। तो ये अभी इस वक्त फ़िलहाल हम नहीं करेंगे। इस वक्त मैं प्रेफर करूँगा कि मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसको फिल फ्रेम प्रोपोर्शनेटली कर लूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। अगर मैं इसको फ्रेम को बड़ा छोटा करना चाहूँ तो देखें, यहाँ से मैं इसको जो है वो रीस्केल कर सकता हूँ, लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि मेरा जो इमेज है वो उसके साथ रीस्केल नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करना है, हम जब भी सिलेक्ट करेंगे किसी भी फ्रेम के अंदर मौजूद इमेज को, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करेंगे। अगर हम कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड रखते हैं तो ये देखें, हमारा वो जो फ्रेम है और जो इमेज है दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हुए, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ताल्लुक में रहते हुए ये जो हैं दोनों रीस्केल हो सकते हैं और बड़े छोटे हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जिस तरह ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसी तरह से ये एलिप्टिकल फ्रेम है और पॉलीगोनल फ्रेम है। कंट्रोल डी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि ये प्लेस की हमारे पास InDesign में शॉर्ट की है, और मैं यहाँ से आके ये इस एलिप्टिकल जो हमारा ये एक फ्रेम आया इसमें प्लेस करता हूँ। अगेन ऑब्जेक्ट में जाके मैं इसको प्रोपोर्शनेटली इसमें फिट कर लेता हूँ। तो इस तरह से जनाब अली हम लोग कोई भी जो इमेज है उसको फिट इन कर सकते हैं और उसको किसी भी इमेज को ला के प्लेस कर सकते हैं फ्रेम के अंदर, और फिर हम उनको फ्रेम को और इमेज को रीस्केल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक डिज़ाइन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बना के रखा हुआ है, और ये कुछ ग्लोबल बिजनेस ट्रेंड्स के हवाले से, और मैंने इसमें कुछ एक इलस्ट्रेशन हल्की सी ली हुई है। इसके अलावा एक इमेज है, एक क्लिप आर्ट सॉर्ट ऑफ है, और इसके अलावा कुछ टेक्स्ट मैंने जो है वो ले रखा है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो है लिंकिंग, कि हम इमेजेस को लिंक अप किस तरह से करते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास लिंक्स का एक मेन्यू मौजूद है। इसमें अगर हम जाएं तो देखें, मैं किसी भी अगर इस लिंक के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि क्लिक करता हूँ, तो ये देखें नीचे पूरी डिटेल आ रही है
اس لنک کی. اچھا بیسیکلی یہ دیکھیں یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ تو لنکڈ اپ نہیں ہے, یہاں پہ یہ جو ایک امیج, ایک السٹریشن اور ایک کلپ آرٹ, یہ تین جو میرے آئٹمز ہیں یہاں پہ اس ڈیزائن میں, یہ میں نے ایکچولی کہیں اور سے اٹھا کے اس ان ڈیزائن کی فائل میں لنک اپ کیے ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ سمجھاتا چلو, ان ڈیزائن کی جو فائل ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ کوئی بھی چیز اپنے اندر خود سے امبیڈ نہیں کرتا. ان ڈیزائن جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ فائلز کو اپنی جگہ پہ پڑے رہنا دیتا ہے اور ان کو لنک اپ کر لیتا ہے, لنکڈ کر لیتا ہے اپنے فائل کے اندر, اور ان لنکس کی بیس پہ وہ جو امیجز یا السٹریشنز یا کلپ آرٹ یا آئیکونز یا ویکٹرز جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی لے آؤٹ میں موجود رہتی ہیں. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کے لنکس موجود ہیں اور ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں. اچھا میں کرنے کیا لگا ہوں, یہ جو میرے پاس ایک امیج موجود ہے, میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کی ایکچوئل ڈیسٹینیشن پہ جا کے اس امیج کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اب دیکھیے یہاں پہ میرے پاس ایک کوسچن مارک بنا ہوا آ گیا, ٹھیک ہے جی, اور یہ کہہ رہا ہے جی مسنگ لنک, یعنی کہ لنک مس ہو گیا اور اب یہ ہم سے اس لنک کو ری لنک کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. تو جناب میں اس کے اوپر اگر کلک کروں تو یہ مجھے ری لنک کرنے کے لیے کہے گا. اسی طرح سے میں یہاں سے آ کے اس بٹن کی مدد سے بھی ری لنک کر سکتا ہوں. تو یہ دونوں طریقے ٹھیک ہے ری لنک کرنے کے لیے. اس کوسچن مارک پہ میں کلک کرتا ہوں. ابھی فی الحال میں نے اس امیج کی ایک اور کاپی پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہے, تو میں اس کو جا کے اوکے کرتا ہوں, اور اب یہ دیکھیں وہ جو کوسچن مارک آیا تھا وہ بیسکلی ہٹ گیا. تو یہ میں نے کیا کیا کہ میں نے پہلے ایک جو امیج ہے اس کو اریز کیا اس کی ایکچوئل ڈیسٹینیشن سے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں نا تو ہم جو ایکچوئل پلیس ہوتی ہے, ایکچوئل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے, فولڈر ہوتا ہے جس میں ہم نے امیجز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں, وہ کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے یا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اس صورت میں ہم اس طرح سے ان ڈیزائن میں اپنے امیجز کو ری لنک کر سکتے ہیں. دوبارہ سے ہم ان کا لنک دے کے ان کو ڈھونڈ کے ہم ان کو لنک اپ کر کے اپنی فائل جو ہے اس کو پراپر واپس اصل حالت میں لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی لنک کی ہمارے پاس ایک آپشن ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک آپ کو ٹپ دیتا چلوں کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے امیجز کو یا اپنی السٹریشنز یا جو بھی چیزیں آپ باہر سے لا کے ان ڈیزائن میں رکھ رہے ہیں ان کو ایمبیڈ کر لیں. ایمبیڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے, رائٹ کلک کریں یہاں پہ, اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس لنک کو, یہ جو میرا السٹریشن ہے, یہاں پہ آپشن ہے جی ایمبیڈ لنک. یہ دیکھیں جیسے میں ایمبیڈ لنک کرتا ہوں تو یہ جو چین کا ایک سائن یہاں پہ بنا ہوا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب اس میری السٹریشن کو لنک کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اب ایمبیڈ ہو چکی ہے میرے اس فائل کے اندر. تو اب لہٰذا اس کو میں مجھے کوئی ٹینشن نہیں رہے گی کہ اگر یہ جہاں پہ موجود ہے وہاں سے اگر ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہے تو میری فائل ڈسٹرب نہیں ہونے والی ان ڈیزائن میں, اور بالکل یہ ایمبیڈ ہو چکی ہے میری فائل کے اندر. تو آپ بھی جب بھی کوئی السٹریشن یا امیج وغیرہ یوز کریں اس کو ایمبیڈ کر لیں ان ڈیزائن میں. اچھا جی اسی طرح سے ایک اور چھوٹی سی جو چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ میں یہ جہاں پہ میں نے السٹریشن رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر جاتا ہوں اور یہاں پہ فار ایگزامپل یہ ٹائی کا کلر جو ہے یہ میں یہاں سے چینج کر دیتا ہوں اور کنٹرول ایس کرتا ہوں. اب دیکھیے گا جیسے ہی میں سیو کروں گا تھوڑی دیر میں یہ جو میں نے جو ایکچوئل ڈیسٹینیشن میں جہاں پہ میں نے کلر جو ہے وہ چینج کیا السٹریٹر میں, تو یہاں پہ ہماری جو لنکڈ اپ فائل ہے اس کے اندر بھی ہمارا یہ جو ٹائی کا کلر ہے یہ چینج ہو جانا چاہیے. اچھا اس وقت آئی تھنک یہ اس لیے چینج نہیں ہو رہا کیونکہ میں اس کو امبیڈ کر چکا ہوں, تو میں اس کو ان امبیڈ کرتا ہوں, دوبارہ میں اس کو لنک اپ کرتا ہوں اسی فائل کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, اس کو میں ری لنک کر لیتا ہوں اپنی پرانی فائل کے ساتھ جو میرے پاس یہاں پہ موجود ہے. یہ اب یہ دوبارہ ری لنک ہو چکی ہے. اب یہ میں یہاں سے آ کے کوئی بھی چیز اگر چینج کرتا ہوں, فار ایگزامپل میں یہ ٹائی کا کلر لے لیتا ہوں اور اس کو میں چینج کرتا ہوں, بلو کلر دے دیتا ہوں میں, اور اس کو میں سیو کرتا ہوں. یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کو ری لنک پراپرلی کیا ہے تو فوراً جو میری ٹائی ہے اس کا کلر یہاں پہ کریکٹر کی ٹائی کا کلر چینج ہو گیا. تو اب اس سے پتہ چلا کہ میں ایکچوئل فائل میں جا کے جو بھی چینج کروں گا اگر تو وہ فائل لنکڈ اپ ہے یہ والا سائن لنک کا نظر آنا چاہیے, امبیڈڈ نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ہمارا السٹریشن ہے وہ امبیڈڈ نہیں ہونی چاہیے, وہ لنکڈ اپ ہونی چاہیے. اگر وہ لنکڈ اپ ہے اپنی اوریجنل ڈیسٹینیشن فائل سے تو جو چینج ہم وہاں پہ کریں گے وہ چینج آٹومیٹکلی یہاں پہ خود بخود ہی یہ رجسٹر ہو جائے گی, ان ڈیزائن اس کو پک کر لے گا. اچھا یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا
प्लेसिंग इमेजेस के हवाले से और लिंकिंग के हवाले से। अब एक आखिरी छोटी सी टिप मैं आपको देना चाह रहा हूँ टेक्स्ट रैप के हवाले से। ये हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है टेक्स्ट रैप की, जो कि आपको विंडो के अंदर यहाँ पे अवेलेबल होती है और इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Alt+W। अच्छा, अब ये देखें मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एक फुटबॉल का इमेज, और इसके अलावा यहाँ पे ये मेरे पास बैकग्राउंड पे एक पैराग्राफ मौजूद है जी टेक्स्ट के हवाले से। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से ड्रैग करके, और मैं इनको जनाबी अली रैप करता हूँ। ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं टेक्स्ट रैप की, इनको ज़रा देख लेते हैं। पहली ऑप्शन है नो टेक्स्ट रैप, यानी कि टेक्स्ट रैप नहीं होगा। दूसरी ऑप्शन है रैप अराउंड बाउंडिंग बॉक्स, यानी कि ये जो बॉक्स है, जो कि बाउंड्री वाला बॉक्स है इस इमेज का, उसके इर्द गिर्द टेक्स्ट जो है वो रैप हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल शेप है, जिस समय ये जो फुटबॉल की शेप है, इसके इर्द गिर्द जो टेक्स्ट है वो रैप हो जाएगा। जिस तरह से अगर मैं ये इस शेप पे आके क्लिक करूं, और यहाँ पे ये नीचे एक और मेरे पास ऑप्शन है ऑफसेट की, अगर इसको मैं बढ़ा के आपको दिखाऊं तो ये देखें, आप लोग देख सकते हैं कि ये स्पेस क्रिएट हो गई है। मेरा जो टेक्स्ट है उसकी रैपिंग जो है, टेक्स्ट और इमेज के दरमियान थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो गई है, और ये बड़ा खूबसूरत इफेक्ट लग रहा है। और ये इससे मिलती जुलती चीज़ हम लोगों ने, आपको याद हो तो अडोबी इलस्ट्रेटर में भी टेक्स्ट रैप के अंदर देखी थी, तो ये तकरीबन कुछ उसी किस्म की चीज़ है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जंप ऑब्जेक्ट की एक ऑप्शन है। इसमें क्या होगा कि टेक्स्ट जो है वो उस ऑब्जेक्ट की स्पेस को छोड़ के जंप करके आगे चला जाएगा। और इसी तरह से जंप टू नेक्स्ट कॉलम, टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर चला जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट रैप के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग सी ऑप्शन थी इन डिज़ाइन के अंदर, जो कि मैंने आप लोगों को बताई जी। तो इस लेसन में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग इमेजेस को किस तरह से लिंकअप कर सकते हैं, किस तरह से हम इमेजेस के लिए फ्रेम्स क्रिएट करते हैं, उनको हम रीस्केल किस तरह से कर सकते हैं, और हमने इमेजेस को किस तरह से एडिट करना होता है और किस तरह से हम उनको प्लेस करते हैं, ये सारा कुछ हमने देखा। इसके अलावा हमने टेक्स्ट को रैप करना भी सीखा इन डिज़ाइन में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप लोगों ने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेसन में इन डिज़ाइन के हवाले से कोई नई चीज़ डिस्कस करेंगे।